हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट 4। गई कब थी तुम? कोई 7 बजे। चाचा उस वक्त फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था। फंक्शन शायद 7:15 का था। लौटी कब? अभी। सुनील ने घड़ी देखी। 8 बज चुके थे। यानी कि तुम? वह बोला। कोई 1 घंटा शहर की सड़कों पर इधर उधर कार दौड़ाती रही। हाँ। अकेले? क्या मतलब? अकेले का मतलब नहीं समझती? मामूली लफ्ज़ है। और कौन होता मेरे साथ? मसलन शशांक? नहीं, वो मेरे साथ नहीं था। शाम को वो तुम्हारे यहाँ नहीं आया था? नहीं। शायद वो फंक्शन में शामिल होने आया हो? नहीं, वो तो आमंत्रित भी नहीं था। उसकी फैमिली आमंत्रित थी। वो यहाँ नहीं आया था। उसने फंक्शन में शामिल होने का कोई इरादा भी जाहिर नहीं किया था। तुम क्यों नहीं आई फंक्शन में? लो, इतना हंगामा हो गया, इतना फसाद हो गया मेरा अपने चाचा से, इतनी तकरार हो गई और अभी भी मैं उसके फंक्शन में आती। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हित चिंतक हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त पर तुम्हारे भले के खातिर तुम्हारे चाचा से मिलने गया था। हाँ, फिर मेरे जैसे शख्स पर क्या तुम्हारा मुकम्मल इत्तबार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं है। होता तो तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताती। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। छुपाया है। क्या छुपाया है? तुमने अपने शादी के बाबत ही छुपाया है। क्या यह सच नहीं है कि तुम शशांक से पहले ही शादी कर चुकी हो? किसने बताया? उस हराम की पिल्ली भर्था ने। भर्था जानती है? नहीं। तो फिर तुमने उसका नाम क्यों लिया? कोई वजह नहीं, यूं ही उसका नाम जुबान पर आ गया। ऐसा बेवजह कहीं होता है? होता है। कहा न कोई वजह नहीं। तुम बताओ, तुमने शादी के बाबत कैसे जाना? कोर्ट के रिकॉर्ड से। ओह, यूं एकाएक क्यों शादी कर ली? मैं मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो आजकल कोई बड़ी अड़चन नहीं मानी जाती। मेरे साथ बड़ी अड़चन थी। मेरे खून में ऐसा कोई विकार बताया जाता है कि ऑपरेशन की कोशिश से मेरी जान जा सकती थी। मेरे लिए शादी करना ज़रूरी हो गया था। मैं कुंवारी माँ नहीं बनना चाहती थी। अब क्या पोजीशन है? सुनील उसके सांचे में डले जिस्म पर एक सरसरी निगाह डालता हुआ बोला। अभी भी तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं। क्या हुआ? मिस कैरेज। बच्चा अपने आप ही गिर गया। हाउसकीपर भर्था को मालूम है कि तुम शशांक से शादी कर चुकी हो? किसने कहा? तुमने कहा। मैंने तो नहीं कहा। साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन कहा। नहीं कहा। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। ओ नॉनसेंस। कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? वह खामोश रही। जवाब दो। अब क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? एकाएक वह लापरवाही से बोली। अब मेरा चाचा मर चुका है। उसकी मौत के साथ मेरे पिता का ट्रस्ट भी भंग हो गया है। अब अपने पिता की वसीयत की कोई पाबंदी मेरे ऊपर आयद नहीं होती। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं शादी कर चुकी हूँ और कोई मुझे शादी की पोल खोल देने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। भर्था, कोई भी। तुम्हारे चाचा की मौत तो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित हुई। हुई तो सही कुछ कुछ। तुम्हारी सारी दुश्वारियाँ एक ही झटके में अपने आप दूर हो गई। बिल्कुल। ये बातें पुलिस को भी मालूम होगी। हो जाए, मुझे कौन सी परवाह है? परवाह होनी चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि इन बातों के परिणाम स्वरूप अपने चाचा के कत्ल का सबसे तगड़ा, सबसे चमकीला, सबसे शानदार उद्देश्य पुलिस को सिर्फ तुम्हारे पास दिखाई देगा। मैंने कत्ल नहीं किया। हर कातिल यही कहता है। लेकिन तुम इस हकीकत को नहीं झुठला सकती कि कत्ल का सबसे तगड़ा उद्देश्य तुम्हारे पास है। वो किताबी बातें हैं। कत्ल मोहनलाल ने किया है। मुझे मालूम है कि पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। उसको कत्ल की कोशिश में तुम्हारा सहयोगी करार दिया जा सकता है। मैं सब भुगत लूँगी। अब मैं अपने चाचा के रहमो करम पर पड़ने वाली कोई मामूली लड़की नहीं, एक करोड़पति हायरनेस हूँ। अब मेरे से टक्कर लेना आसान न होगा। शायद पुलिस पर तुम्हारी दौलत का रौब गालिब न हो पाए। हिंदुस्तान की पुलिस और दौलत का रौब न खाए। हा हा हा। तुम हंस रही हो। तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। यह भूलकर हंस रही हो कि अभी इसी हॉल के दूसरे सिरे पर तुम्हारे चाचा की लाश पड़ी है। उसकी हंसी को तत्काल ब्रेक लग गई। सॉरी, वह बोली। यू वांट टू बी। वह खामोश रही।
पुलिस तुम्हारे से बहुत सवाल करेगी, सुनील ने चेताया। पढ़ी करती रहे, मेरा कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कत्ल के वक्त इस इलाके के आसपास भी नहीं थी। शशांक के बारे में क्या कहती हो? वो भी यहाँ नहीं था। पक्की बात? हाँ। गुड। अब एक बात बताओ। पूछो। मैंने सुना है यह सारी इमारत कभी एक ही कोठी होती थी, जो कि अब 2 कोठियों में तब्दील हो चुकी है। पहले इसके एक विंग से दूसरे विंग में जाने के यहाँ कई रास्ते होंगे। क्या ऐसा कोई एकाध रास्ता अब भी यहाँ उपलब्ध है? है तो सही, सोनी धीरे से बोली। कहाँ? यहीं पिछवाड़े में। उधर वहाँ एक दरवाज़ा है जो दोनों तरफ से खुलता है। उसकी एक चाबी पांडे के पास है और दूसरी मेरे चाचा के पास। वो इंतजाम लेखक प्रकाशक में अबाध संपर्क बनाए रखने के लिए था। ओह, सच पूछो तो मैं अभी उसी रास्ते से यहाँ आई हूँ। अच्छा। हाँ। चाबी कैसे हासिल की? बड़ी आसानी से। वो और चाबियों के साथ हॉल कीबोर्ड पर टंगी रहती है। वो चाबी मुझे दो। यह लो। उसने सुनील को एक चाबी सौंपी। और वो दरवाज़ा दिखाओ, या दिखाओ नहीं, सिर्फ रास्ता बताओ। इन पिछवाड़े में चले जाओ। वहाँ जो कोने का कमरा है उसके बाईं ओर एक बंद दरवाज़ा है। उसी की यह चाबी है जो मैंने तुम्हें दी है। गुड। सी यू लेटर। तुम उधर किस फिराक में जाना चाहते हो? यूं ही। सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी पुलिस लोगों को बाहर जाने नहीं दे रही। ओह, सुनील उससे अलग हो गया। दूसरे विंग में फौजदार की स्टडी तक सुनील निर्विघ्न पहुंच गया। नौकरों को अपने मालिक के मौत की खबर थी, इसलिए सब सामने कंपाउंड में जमा थे। सुनील क्योंकि भीतर ही भीतर से आया था, इसलिए किसी को उसके वहां आवागमन की खबर नहीं लगी थी। कॉन्टेंसा की लॉन्ग बुक उस स्टडी में फौजदार की टेबल पर पड़ी दिखाई दी। सुनील ने लॉन्ग बुक उठाई और उसे वहां से खोला जहां उसकी आखिरी एंट्री थी। आखिरी एंट्रियां उसी शाम की थी। एंट्रियों के मुताबिक गाड़ी पहले शंकर रोड से मैजेस्टिक सर्कल तक 6 किलोमीटर चली थी, फिर 4 किलोमीटर हरनबी रोड, 8 किलोमीटर मुगल बाग, 11 किलोमीटर नेपियन हिल, 5 किलोमीटर लिंक रोड और अंत में 8 किलोमीटर वापस शंकर रोड। आखिरी एंट्री शाम 5 बजे की थी और स्पीडोमीटर की क्लोजिंग एंट्री 137424 किलोमीटर पर थी। वही कार अगर बाद में सोनी ने भी चलाई थी तो प्रत्यक्षतः लॉन्ग बुक में उसकी एंट्री नहीं थी। सुनील कुछ क्षण लॉन्ग बुक की आखिरी एंट्री को निहारता ठिठका खड़ा रहा। फिर उसने लॉन्ग बुक वापस मेज पर डाल दी और वहां से बाहर निकला। हॉल से गुजरकर सामने मुख्य द्वार की ओर जाने के स्थान पर पिछवाड़े में स्थित किचन की ओर बढ़ा। किचन से होकर वह पिछले कंपाउंड में पहुंचा और फिर इमारत के उधर के पहलू का घेरा काटकर उसी पहलू में बने गैरेज तक पहुंचा। गैरेज बहुत बड़ा था। उसमें 3 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें एक फिएट थी, एक मारुति की जिप्सी जीप थी और सबसे आगे कॉन्टेंसा खड़ी थी। उसने करीब पहुंचकर कॉन्टेंसा का दरवाज़ा ट्राई किया तो उसे खुला पाया। वह भीतर दाखिल हुआ। डोम लाइट जलाकर उसने गाड़ी के स्पीडोमीटर पर निगाह डाली। स्पीडोमीटर 13742.4 की रीडिंग पर खड़ा था। वह उलझन में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता था? अगर सोनी बाद में पूरा 1 घंटा वही गाड़ी नगर की विभिन्न सड़कों पर दौड़ाती रही थी, तो स्पीडोमीटर की रीडिंग को कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि वहाँ तो वही रीडिंग पढ़ी जा सकती थी जो कि शाम 5 बजे के टाइम की एंट्री के सामने लॉन्ग बुक में दर्ज थी। इस लिहाज से तो वह गाड़ी अलकनाथ पांडे की खिदमत से लौटने के बाद 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं सरकी थी। कहीं लॉन्ग बुक में दर्ज क्लोजिंग एंट्री पढ़ने में उससे गलती तो नहीं हो गई थी। किचन के ही रास्ते वह चुपचाप वापस स्टडी में लौटा। उसने मेज पर से फिर लॉन्ग बुक उठाई और उसकी आखिरी एंट्री का मुआयना किया। वही 13742.4, कहीं भी कोई गलती नहीं थी। अगर लॉन्ग बुक का और कार स्पीडोमीटर का एतबार किया जाता तो 5 बजे के बाद वह गाड़ी चली ही नहीं थी। वह लॉन्ग बुक ही सोनी की इस एलिबाई को बग से उड़ा सकती थी कि हत्या के वक्त वह कॉन्टेंसा में थी और कॉन्टेंसा नगर की विभिन्न सड़कों पर उठती फिरती रही थी। अब सोनी का बचाव इसमें था, या तो कार के स्पीडोमीटर को आगे बढ़ाया जाता और या लॉन्ग बुक की आखिरी एंट्री का वक्त तब्दील किया जाता। स्पीडोमीटर आगे बढ़ाना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन लॉन्ग बुक में 5 का 8 बनाना मामूली काम था।
उसने मेज पर रखे सजावटी कलमदान में से एक कलम निकाला। तभी उसके पीछे कोई खांसा। सुनील ने झुक कर पीछे देखा। स्टडी की चौखट पर एक विशाल शिला की तरह पूरे दरवाजे पर आच्छादित बर्था खड़ी थी और अपलक उसे देख रही थी। सुनील ने लॉन्ग बुक और कलम दोनों अपने हाथ से निकल जाने दी और तनिक खिसियाए स्वर में बोला, ओह, हेलो। हेलो, बर्था भावहीन स्वर में बोली, तुम हाउसकीपर हो और तुम चोर हो। चोर जो चोरों की तरह पराई जगह में घुसे वो चोर ही होता है। मुझे यहाँ घुसने का हक शामिल है। किसने दिया? तुम्हारे एम्प्लॉयर ने दिया। क्या आज शाम मेरे यहाँ से जाने के बाद उसने तुम्हें और बाकी नौकर चाकरों से नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आने जाने में कोई रोक टोक न बढ़ती जाए? वह खामोश हो गई। उसने एक बार पहलू बदला और थूक निकली। जाहिर था कि ऐसी हिदायत उसे मिल चुकी थी। शरीफ लोग। फिर वह बोली, अपने आमद को अनाउंस करके फ्रंट डोर से आते हैं। तुम उधर से नहीं आए। आए होते तो मैंने तुम्हें आते देखा होता। इस लिहाज से तुम चोर ही हुए। मैंने क्या चुराया है यह तो तुम्हें ही मालूम हो। मेरा मतलब है मैंने कुछ नहीं चुराया। यहाँ क्या कर रहे हो? यकीनन इस स्टडी के मालिक से तो मिलने आए नहीं होंगे। वो तो मर चुका है, तुम्हें मालूम होगा। मालूम है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुमने देखा। क्या देखा मैंने? मुझे कॉन्टेंसा की लॉन्ग बुक का मुआयना करते हुए और उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते हुए या शायद कुछ काटने की कोशिश करते हुए। एक ही बात है, दोनों ही तरीकों से तुम्हारी नीयत की चुगली होती है। मेरी नीयत, जो कि जाहिर है, चोरों की तरह यहाँ घुस आया कोई शख्स कोई अच्छी नीयत लेकर नहीं आया होगा। तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। भूल रही हो कि तुम यहाँ की हाउस कीपर हो, मालकिन नहीं। नहीं भूल रही, हाउस ही कीप कर रही हूँ मैं। हाउस कीपर की ड्यूटीज़ में मेरी एक ड्यूटी यह भी है कि मैं खास ख्याल रखूं कि कोई चोर उचक्का यहाँ न घुस आए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। कोई बात नहीं, अब ठीक समझ लेती हूँ। मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कब शक किया? तो मैं खुद एक शरीफ और इज्जतदार औरत हूँ। अच्छी निभेगी हम दोनों की। अच्छी? वो कैसे? ऐसे ही जैसे निभनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो? वही जो आज की दुनिया में हर कोई चाहता है। क्या? पैसा, रोकड़ा, मनी। किससे? जाहिर है उससे जिसके पास की रोकड़ा होगा। कंगले से क्या हासिल किया जा सकता है? तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? तुम खूब जानते हो कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं नहीं जानता तो जान लो। मेरा इशारा सोनी की तरफ है, जो रातों रात करोड़पति बन गई। अपनी दौलत वह तुम्हें क्यों देगी? देगी, खुद हासिल करना चाहेगी तो मुझे भी देगी। वरना सारी दौलत यूं उसने बड़ी दक्षता से चुटकी बजाई उसके हाथ से निकल जाएगी। ऐसा? हाँ ऐसा। तुम सोनी को ब्लैकमेल करना चाहती हो। ब्लैकमेल एक भद्दा लफ्ज़ है जो मेरे कानों को तकलीफ पहुंचाता है। मैं सोनी की मदद करना चाहती हूँ। तुम पहले से उसे ब्लैकमेल कर रही हो। मैंने कहा कि मैं सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और साथ में अपनी मदद करने की भी कोशिश कर रही हो। तो क्या हुआ? मदद से ही मदद होती है। एक हाथ ही दूसरे हाथ को धोता है। तुम्हारी मदद की क्या अहमियत है? बहुत भारी अहमियत है। मेरे अपने मुंह को ताला लगाए रखे बिना सोनी को अपने बाप की दौलत की एक कानी कौड़ी भी हासिल नहीं हो सकती। अच्छा। यस सर। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम उसके खैरख्वाह हो। अपनी इस हैसियत से तुम उसके हिमायती बनकर साहब से मिलने आए थे। जाहिर है कि सोनी तुम्हारी सुनती ही होगी, इसलिए तुम उसका भला बुरा उसे बेहतर समझा सकते हो। तुम उसे बेहतर समझा सकते हो कि मेरी मुखालफत उसे कितनी महंगी पड़ सकती है। तुम क्या कर सकती हो? मैं क्या कर सकती हूँ? साफ साफ बोलो, पहेलियाँ न बुझाओ। सोनी शशांक साल्वी से शादी कर चुकी है। यह ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन है। साहब उसे इस बिना पर विरासत से बेदखल कर सकते थे, लेकिन कर चुके नहीं। अब कर सकेंगे भी नहीं, क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है और ट्रस्ट की शर्तों के मुताबिक
ट्रस्टी की मौत ट्रस्ट के तत्काल भंग हो जाने का परिचायक है। अपनी ज़िंदगी में फौजदार साहब को हक था कि सोनी के शादी कर लेने की सूरत में वे ट्रस्ट भंग करके सोनी को बतौर वारिस बेदखल कर देते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वे अपना हक इस्तेमाल न कर पाए। वे पहले ही परलोक सिधार गए या बेच दिए गए। कैसे भी गए, बहरहाल गए। ट्रस्ट की शर्तों का इस बात पर कोई असर नहीं है कि ट्रस्टी अपनी आई मौत मरा या मार डाला गया था। शायद हो। कैसे? कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई अपराधी अपने ही अपराध से फ़ायदा उठाए। सोनी अपने चाचा का कत्ल करके उसकी मौत से अधिक लाभ नहीं उठा सकती। कत्ल सोनी ने नहीं किया। किया हो सकता है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? होता है, तभी तो इतनी बातें कर रही हूँ। सुनील ने घूर कर उसे देखा। वह केवल मुस्कुराई। फिर वह चौखट छोड़कर सुनील के करीब आई। सच पूछो तो, वह बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, फौजदार साहब अपनी ज़िंदगी में सोनी के भविष्य का फैसला कर भी गए हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? सोनी के यह कबूल करने के बाद कि वह शशांक से शादी कर चुकी थी, उन्होंने 50,000 रुपये की एक एकमुश्त रकम सोनी को सौंपी थी और उसे बता दिया था कि अब उसका ट्रस्ट पर कोई क्लेम नहीं रहा। वे ट्रस्ट भंग करके उसके पिता की छोड़ी सारी दौलत धार्मिक संस्थानों को दान में दे देने वाले थे। पांडे जो 50,000 रुपया बैंक से निकलवा कर लाया था, वह फौजदार साहब ने सोनी को दिया था। हाँ, तुमने अपनी आंखों से देखा था फौजदार साहब को वह रकम सोनी को सौंपते हुए? आंखों से नहीं देखा था, लेकिन कानों से साफ सुना था। मैंने साफ सुना था साहब को वह रकम सोनी को देने को कहते और यह कहते कि वे ट्रस्ट भंग करके उसके पिता की छोड़ी सारी दौलत धार्मिक संस्थानों को दान में दे देने वाले थे। तुम्हारी जानकारी के लिए वह रकम ड्राइवर मोहनलाल के क्वार्टर से बरामद हुई है और उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने वह रकम फौजदार साहब की मेज के दराज में से चुराई थी। अगर वह रकम फौजदार साहब सोनी को सौंप चुके थे, तो वही रकम मोहनलाल उनकी मेज के दराज में से कैसे चुरा सकता था? यह सब मुझे नहीं पता। शायद रकम का जिक्र ही आया हो। हकीकतन फौजदार साहब ने रकम अभी सोनी को न दी हो। दी थी। मैंने साहब उन्हें ऐसा कहते सुना था, लेकिन देखा नहीं था। देखना जरूरी नहीं था, सुनना ही काफ़ी था। तुमसे सुनने में गलती हो सकती है, नहीं हुई, या फिर जो सुना उसका सही मंतव्य समझने में गलती हुई हो सकती है। अच्छा, वह आंखें तरेर कर बोली, मैं पागल हूँ? सुनील चुप रहा। मुझे बातों में मत उलझाओ मिस्टर। मोहनलाल ने अगर वो रकम चोरी की है, तो साहब के कमरे की जगह सोनी के कमरे में से चोरी की हो सकती है। वो तो कहता है कि चोरी उसने की ही नहीं, उस बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। तो फिर यह भी सोनी की ही कोई करतूत होगी। सोनी की करतूत? हाँ, यह लड़की कुछ भी कर गुजरने से नहीं हिचकने वाली। आई सी। हो सकता है मोहनलाल ने यह रकम चोरी न की हो, बल्कि सोनी ने उसे वह रकम अपनी किसी खिदमत की एवज में बतौर इनाम दी हो। बाद में रकम बरामद हो जाने पर वह दुआई देने लगा है कि उसे फंसाया जा रहा था। मोहनलाल ने सोनी की क्या खिदमत की होगी, यह तो मोहनलाल जाने या सोनी जाने। बहरहाल बात यह हो रही थी। बात यह अहम है कि साहब द्वारा आज ही सोनी का हिसाब खाता किया जा चुका था और ट्रस्ट भंग हो चुका था। ट्रस्ट भंग नहीं हुआ था। उन्होंने यूं ट्रस्ट भंग करने का महज अपना इरादा जाहिर किया था। ट्रस्ट भंग करने के लिए जो कानूनी कदम उठाए थे, वो वे उठा नहीं पाए थे। इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि वो कदम उन्हें उठाने नहीं दिए गए थे। पहले ही उनका कत्ल कर दिया गया था। कुछ भी हो, सोनी की बेदखली पर सरकारी रजामंदी की मोहर नहीं लग पाई थी। लेकिन अगर सोनी ही कातिल निकलती है तो? वो कातिल नहीं है। वो तो कत्ल के वक्त यहाँ थी भी नहीं। कौन कहता है? सोनी कहती है। वो तो कहेगी ही। तुम्हारा मतलब है कि वह झूठ बोल रही है? एकदम सफ़ेद। वो लड़की एक नंबर की झूठी और मक्कार है। वो किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकती है। अपनी भावी मालकिन के बारे में तुम्हें ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मालकिन? वह नाक चढ़ाकर बोली, माई फुट। तो कत्ल के वक्त के आसपास सोनी यहाँ थी? उसी से पूछो। और जब यह पूछने लगो तो यह भी पूछना कि उस वक्त शशांक साल्वी कहाँ था।
शशांक, कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहती हो कि तब वो भी यहीं था? सोनी से पूछना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कहा ना सोनी से पूछना। तुम जानती हो ना कि ब्लैकमेल सीरियस क्राइम है। और मुझे उपदेश मत दो। मैं तुम्हें हकीकत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि मैं डरकर पीछे हट जाऊँ। मैं डरकर पीछे हटने वाली नहीं। मैं डरकर पीछे हटने वाली नहीं। और न ही मेरी कोई खिदमत किए बिना उस लड़की की खुद की कोई खिदमत होने वाली है। अब जाकर इस बाबत उससे बात कर लो। मैं उससे बात कर चुका हूँ। नहीं कर चुके हो? तुमने अब तक सिर्फ सुनी है उसकी बातें, झूठ और फरेब से लिपटी हुई बातें। इस बार जाकर सुनो नहीं, पूछो, फिर देखो क्या फैंसी जवाब मिलते हैं। सुनील कुछ क्षण खामोश रहा, फिर उसकी गर्दन अपने आप सहमति में हिलने लगी। फिर एकाएक वह बाहर की तरफ बढ़ा। एक बात और सुनते जाओ, भर्ता बोली। वो भी बोलो, सुनील ठिठक कर बोला। सोनी को समझाना कि मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे 4 पैसे देने में उसी की भलाई है। मैं तो अपनी इस जानकारी की कि वह शादी करके ट्रस्ट की शर्तों को भंग कर चुकी है, कीमत कहीं और से भी हासिल कर सकती हूँ। और कहाँ से? किसी ऐसे धर्मार्थ स्थान से जो कि ट्रस्ट भंग होने की सूरत में सोनी के पिता की दौलत का बेनिफिशियल बन सकता है। सोनी अगर समझती हो कि अपनी करतूत को वो छुपा लेगी तो ऐसा नहीं होने वाला। सोनी की करतूत की खबर धर्मार्थ स्थानों को लगेगी तो वे भी कोर्ट में जा सकते हैं और दौलत पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। उस दौलत की उम्मीद में वो मेरे से हासिल जानकारी की खुशी खुशी कोई भी कीमत लगाने को तैयार हो जाएंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? तुम बहुत प्रबल आशावादी हो। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ नहीं। ठीक है, मैं सोनी से बात करूंगा। सुनील वहां से विदा हो गया। प्रकाशक वाले विंग में सुनील को सोनी ग्राउंड फ्लोर पर मिल गई। सुनील पूर्वतः बाँह पकड़कर उसे बुक शेल्फों की ओट में ले आया। क्या है? सोनी बोली। तुम्हारी पुलिस से बात हुई? सुनील बोला। नहीं, अभी नहीं। शशांक यहाँ पहुँचा? नहीं। वो है कहाँ? मालूम नहीं। तो कत्ल के वक्त के आसपास तुम अपने चाचा की कौंटेंसा को शहर की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाती फिरती रही? हाँ। कहा तो। एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें यह भी ध्यान नहीं कि तुम कहाँ कहाँ गई थी, लेकिन इतना तो अंदाजा होगा कि तुमने कार को कितना दौड़ाया। कहा ना 1 घंटा। 1 घंटे में अंदाजन फासला कितना तय किया होगा? क्या पता कितना तय किया? मैंने अंदाजा पूछा। 40-50 किलोमीटर तो गाड़ी चलाई ही होगी मैंने। जानती हो, गाड़ी में स्पीडोमीटर नाम की एक चीज़ भी होती है। मतलब? तुम्हारे चाचा की गाड़ी की लॉन्ग बुक में स्पीडोमीटर की अप टू डेट रीडिंग कहती है कि शाम 5 बजे मोहनलाल द्वारा कार लौटा लाने के बाद वह गाड़ी 1 मीटर भी नहीं चली। क्या? गाड़ी का स्पीडोमीटर इस वक्त 13742.4 पर खड़ा है। यही रीडिंग शाम 5 बजे के वक्त के साथ लॉन्ग बुक में दर्ज है। कुछ समझ में आया मैम साहब? तत्काल सोनी के चेहरे पर आतंक के भाव प्रकट हुए। जाहिर है कि अपना झूठ घड़ते वक्त यह बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आई थी कि जब कार चलती है तो कार का स्पीडोमीटर भी चलता है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे? नहीं। नहीं। कहा ना नहीं। उन्होंने तुम्हें 500-500 के नोटों की एक नई नकोर गड्डी नहीं सौंपी? नहीं। किसी ने तुम्हारे चाचा को वह रकम तुम्हें सौंपने की बात कहते साफ सुना था। कब? जब तुम्हारा उनसे झगड़ा हो रहा था। किसने सुना था? बर्था ने। वह हरामजादी औरत। हरामजादी ही सही, लेकिन वो इस बाबत झूठ क्यों बोलेगी? मैं झूठ क्यों बोलूँगी जब मैं कह रही हूँ कि मेरे चाचा ने मुझे ऐसी कोई रकम नहीं सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि वे मुझे ऐसी एक रकम देने वाले थे। ही क्यों नहीं? क्योंकि रकम उस वक्त उनके पास उपलब्ध नहीं थी। क्यों उपलब्ध नहीं थी? उन्होंने अलकनाथ पांडे के हाथ चेक बेचकर बैंक से वह रकम मंगवाई थी। जरूर मंगवाई होगी, लेकिन तब तक वह रकम पांडे ने मेरे चाचा को सौंपी नहीं थी। सौंपी होती तो जैसी तकरार उस वक्त हम दोनों के बीच चल रही थी, उन्होंने वह रकम मेरे मुंह पर मारी होती। पांडे ने रकम क्यों नहीं सौंपी थी? होगी कोई वजह, मुझे क्या मालूम। तुम्हें मालूम है ना कि वो रकम मोहनलाल के क्वार्टर से बरामद की जा चुकी है? मालूम है। वो मोहनलाल के क्वार्टर में कैसे पहुंच गई?
मुझे क्या पता। मोहनलाल वह रकम चोरी की होने से इनकार करता है। वह कहता है कि किसी ने उसे फंसाने के लिए वह रकम उसके क्वार्टर में प्लांट की थी। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। रकम उड़कर तो पहुंच नहीं गई होगी मोहनलाल के क्वार्टर में। नहीं, उड़कर तो नहीं पहुंची होगी, किसी ने तो पहुंचाई होगी। किसने? जो कोई भी मोहनलाल को फंसाना चाहता होगा। कौन? कोई भी, जैसे शशांक और शट अप, या खुद तुम। नॉनसेंस। सच बोलने में तुम्हारी कोई आस्था दिखाई नहीं देती क्या? तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। तुम्हारी ये मजाल। ताव खाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे झूठ बोलने से उतना ऐतराज़ नहीं है जितना इस बात से ऐतराज़ है कि तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मेरी वजह से अपनी आदत खराब न करो। कौन सी? झूठ बोलने की। झूठ ही बोलती रहो, तुम्हें वही शोभा देता है। ओ शट अप। जब मैं कह रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो तुम कोई सच भी नहीं बोल रही हो। तुम किसी ड्राइव पर नहीं गई। न सिर्फ तुम कहीं नहीं गई, कत्ल के वक्त के आसपास शशांक भी यहीं था। वो अकेली लॉन्गबुक ही तुम दोनों का पुलंदा बांध देगी। कैसे हित चिंतक हो तुम मेरे। जब लॉन्गबुक देख ही ली थी तो उसे वहाँ से गायब भी कर दिया होता। इससे मिलती जुलती एक कोशिश मैंने की थी। लॉन्गबुक की एंट्रियाँ गड़बड़ाने का इरादा मैंने किया था, लेकिन ऊपर से तुम्हारी हाउसकीपर आ गई थी। ओह, अब लॉन्गबुक को कुछ हुआ तो अकेली हाउसकीपर की गवाही ही मेरा पुलंदा बनवा देगी। कार, एकाएक वह बोली। क्या कार? मैं चली। कहाँ? कॉन्टेंसा चलाने। उसके स्पीडोमीटर पर कुछ माइलेज दर्ज करने। और कहाँ? तुम अब कार चलाओगी? हाँ। बाद में क्या पता लगेगा कि कार मैंने अब चलाई या पहले। तुम पागल हो। तुम्हारी यही हरकत तुम्हारे गुनाह की चुगली करने के लिए काफ़ी होगी। कुछ नहीं होता। तुम रास्ता छोड़ो, तुम्हारी खैर नहीं। अकेली बढ़ता ही। ओ बॉस, गेट आउट ऑफ माई वे, फॉर गॉड सेक। सुनील एक और हट गया। सोनी भगोले की तरह वहाँ से कूच कर गई। सुनील ने रमाकांत को तलाश किया। लाश उठवाई जा चुकी है, रमाकांत ने बताया। और और इंस्पेक्टर मनोहर सिंह जो मेहमान यहाँ से रुखसत होना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त दे रहा है। यूं ही नहीं, नाम पता लिखवाकर, मेज़बान से शिनाख्त और तस्कीद करवाकर कि वे वाइक यहाँ आमंत्रित थे। ओह, एक एक दो दो करके लोग जा रहे हैं। अच्छा है, भीड़ छटेगी। हाँ अच्छा है। ऊपर गए थे? हाँ। दारू थी? नहीं, रमाकांत बोला। उसके स्वर में ऐसी मायूसी थी कि सुनील की हंसी निकल गई। रमाकांत ने आंखें तरेर कर उसे देखा। आओ ऊपर चलें, सुनील बोला। दोनों ऊपर पहुँचे। वहाँ एक विशाल मेज के गिर्द खड़े कुछ लोग उन्हें कॉफ़ी चुसकते दिखाई दिए। सुनील ने उनमें से केवल अपने बॉस मलिक साहब को पहचाना। बाकी तमाम चेहरे उसके लिए अपरिचित थे, लेकिन जैसी उनमें बातें हो रही थी उनसे लगता था कि वे लेखकों और प्रकाशकों की ही जमात से ताल्लुक़ रखते लोग थे। एक वेटर सुनील और रमाकांत को भी कॉफ़ी सर्व कर गया। रमाकांत ने कॉफ़ी को यूं मुंह लगाया जैसे जहर चख रहा हो। शाम दा वेला, हथ विच अमरीक सिंह काले बिल्ले दी जगह कॉफ़ी दा कप। दूर फिटे मुंह। अभी चलते हैं, सुनील ने उसे आश्वासन दिया। अभी क्या चलते हैं? पहले क्यों नहीं चलते? अब तो वो पुलिसिया जाने भी दे रहा है। बस चले कि चले। रमाकांत चुप हो गया। कमाल हो गया आज तो। परे खड़े ग्रुप में से कोई कह रहा था, जैसे ड्रामेटिक नावल लिखता था फौजदार, वैसे ही ड्रामेटिक मौत मरा। मुझे तो यूँ लगता है जैसे अपनी मौत का सीन भी खुद लिख कर गया हो। तभी तो कहते हैं, कोई और बोला, कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। दोजक के कीड़े पूरा कर गया या नहीं? नहीं, अभी तो सुना है कि 1/3 बाकी है। उसका क्या है? उसे तो उसका सेक्रेटरी सुब्रतो मंजुमदार ही पूरा कर देगा। कर देगा तो पांडे की जान बच जाएगी। बेचारे की बहुत रकम फंसी हुई है इस नॉवेल में। ऊपर से धंधा वैसे ही मंदा है। तौबा, मरने वाले की लाश नहीं ठंडी हुई और धंधे की बातें होने लगी। वार्तालाप की उस धारा को तत्काल ब्रेक लगी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर कोई बोला, आखिर कत्ल किसने किया होगा? सालवी की बीबी अपना अपराध स्वीकार कर तो चुकी है।
ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किसी औरत के बस का काम नहीं। जिस औरत ने अपने कुनबे की मुहाफिज का रोल अदा करना हो, वो कुछ भी कर सकती है। कत्ल सुमन साल्वी ने चाहे न किया हो, लेकिन साल्वी परिवार के किसी न किसी सदस्य का कत्ल से रिश्ता है जरूर। उनके कुनबे की जो गत फौजदार कहता था कि वह दोजक के कीड़े में बनाने जा रहा था, उससे तो साल्वी परिवार के किसी भी सदस्य का खून इतना खोल सकता था कि वह खून करने पर उतारू हो जाता। बातें बढ़िया हो रही है, सुनील धीरे से बोला। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। यह पूरे कुनबे की मिलीभगत हो सकती है। कोई बोला, वो कैसे? आखिर कोई एक ही कत्ल भी कैसे कर सकता है, और फौजदार के ड्राइवर मोहनलाल को उस कत्ल के इल्जाम में फंसाने का सामान कैसे कर सकता है? यह भी ठीक है। यानी कि कत्ल का उद्देश्य दोजक के कीड़े का प्रकाशन रुकवाना था। जाहिर है। अरे, एकाएक सुनील को मलिक साहब का हैरानी भरा स्वर सुनाई दिया। यहाँ तो रंगास्वामी भी मौजूद है। सब लोग उधर देखने लगे जिधर मलिक साहब देख रहे थे। पिछवाड़े के नीम अंधेरे में समाधि में लीन बुद्ध की तरह स्थिर एक दाढ़ी मूंछ और जटाधारी काला भुजंग मद्रासी बैठा था। वह गले से लेकर टखनों तक आने वाला एक लबादा पहने था। शुरू से यहाँ था? सुनील भी हैरानी से बोला। पता नहीं, रमाकांत बोला। मैंने तो खुद अभी देखा है इसे। लगता है सभी ने अभी देखा है इसे। पहुंचा हुआ बंदा है। माइया पहले अंतर्ध्यान रहा होगा, अब प्रकट हो गया होगा। लोगों की तवज्जो अपनी ऊपर पाकर रंगास्वामी बड़ी शाइस्तगी से अपने स्थान से उठा। उठने पर उसका 6 फीट लंबा बलिष्ठ शरीर लंबे लंबादे की वजह से और भी लंबा दिखने लगा। हेलो एवरीबॉडी, समीप आकर वह बोला। जवाब में ढेर सारे हलो हलो हुई। नीचे बहुत भीड़ थी। रंगास्वामी ने स्वयं ही सफाई पेश की। ऑथर के लेक्चर की आवाज़ ऊपर भी आ रही थी, इसलिए हम ऊपर ही बैठे। बैड न्यूज़, वेरी बैड न्यूज़ इंडीड। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड सडन एंड वायलेंट डेथ। लेकिन वह एक क्षण ठिठक कर बोला। जिसकी जैसी आई होती है वो वैसे ही मरता है। कई सिर अनुमोदन में हिले। हमें अफसोस है कि साल्वी फैमिली का रिश्ता मरने वाले की मौत से जोड़ा जा रहा है। साल्वियों से हमारे फैमिली रिलेशन हैं। वो सब बहुत भले लोग हैं। वो मर्डर जैसी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने कहना चाहा, दुश्मनी में। दुश्मनी में? रंगास्वामी ने हुंकार भरी। वो हमारे पास आते हैं। हमारा एक अनुष्ठान हमारे अनुयायी के किसी भी दुश्मन की हस्ती पानी के बुलबुले की तरह मिटा सकता है। जो काम भूपत की एक चुटकी से हो सकता है, उसके लिए पिस्तौल तमंचे चलाने की जरूरत नहीं होती। भौंक रहा है साला, रमाकांत बोला। जरूर पीछे नीम अंधेरे में बैठा स्मैक के कश लगा रहा होगा। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। भूतनीदा आया बड़ा भूपत वाला। तभी एकाएक अलकनाथ पांडे वहां पहुंचा। सुनील, वह बोला। इंस्पेक्टर तुम्हें ऊपर बुला रहा है। सीढ़ियों के दहाने पर सुनील ठिठका। पांडे ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। एक बात बताइए, सुनील बोला। क्या? पांडे बोला। आपने आज फौजदार साहब का 50,000 रुपये का चेक बैंक से बनवाया था। वो रकम आपने फौजदार साहब को सौंपी क्यों नहीं थी? कौन कहता है नहीं सौंपी थी? पांडे सकपकाया। फौरन कार लौटने आते ही नहीं सौंपी होगी। तभी सौंपी थी भाई। मैं भला वो रकम अपने पास क्यों रखता? यह भी ठीक है। आप भला वो रकम अपने पास क्यों रखते? कोई ऐसा कहता है कि मैंने वो रकम फौजदार साहब को नहीं सौंपी थी? ऐसा तो कोई नहीं कहता, लेकिन कोई ऐसा कहता है फौजदार साहब ने वह रकम आगे अपनी भतीजी सोनी को सौंपी थी। सोनी इस बात से इनकार करती है। वो कहती है कि फौजदार साहब ने कहा था कि वो ऐसी एक रकम सोनी को देंगे, लेकिन वो रकम क्योंकि अभी उन्हें आपसे हासिल होनी बाकी थी, इसलिए तत्काल वह रकम वे उसे नहीं दे सकते थे। झूठ, बकवास। यह कब की बात है? यही कोई शाम 7 बजे की। मैं 5 बजे ही फौजदार साहब को वह रकम सौंप चुका था। वो लड़की सरासर झूठ बोल रही है कि 7 बजे वह रकम फौजदार साहब के पास उपलब्ध नहीं थी। हो सकता है। जरूर सोनी वो रकम हासिल हुई होने से इसलिए इनकार कर रही है, ताकि वही रकम मोहनलाल के क्वार्टर में प्लांट की होने का इल्ज़ाम उस पर न आए। यह भी हो सकता है। पांडे के पीछे पीछे सीढ़ियां तय करता हुआ सुनील दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां की पांडे का दफ्तर था। पांडे के बाहरी ऑफिस में 2 पुलिसियों के अलावा
अब वहाँ मुकम्मल साल्वी परिवार मौजूद था। अब वहाँ शशांक भी अपने माता पिता और बहन के साथ बैठा था। शशांक की उससे निगाह मिली। तुम कब आए? सुनील बोला। उसने उत्तर न दिया। उसके होठों पर केवल एक फीकी मुस्कुराहट प्रकट हुई। पांडे ने पिछले बंद दरवाजे की तरफ संकेत किया, जो कि पांडे का अपना कक्ष था। सुनील ने उस कक्ष में कदम रखा। अपने भारी भरकम शरीर के साथ पांडे की एग्जीक्यूटिव चेयर पर मनोहर सिंह पसरा बैठा था। उसने कोट उतारकर एक खूंटी पर टांग दिया था। सुनील ने कक्ष में सरसरी निगाह दौड़ाई। कक्ष सूरत से ही किसी प्रकाशक का ऑफिस होने की चुगली कर रहा था। वहाँ की साज सज्जा में जो चीज़ें शुमार थी, वे थी नव प्रकाशित पुस्तकें, आगामी प्रकाशकों के आवरण पुष्ट, प्रसिद्ध लेखकों के बड़े बड़े क्लोजअप और उनके साथ लगे उनके ऑटोग्राफ और हस्तलेख के नमूने। वहाँ टंगी राम फौजदार की रंगीन तस्वीरें सबसे बड़ी थी और उसके हस्तलेख में लिखा एक काफ़ी बड़े चौकोर साइज का पुष्ट भी तस्वीर की बगल में फ्रेम से मड़ा लगा दिखाई दे रहा था। क्यों न होता, आखिर वह लेखक भी तो सबसे बड़ा था। पिछवाड़े की एक खिड़की खुली थी, जिसकी वजह से वहाँ के माहौल में अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडक थी। बैठो, मनोहर सिंह उसे देखकर बोला। सुनील बैठ गया। कैसे याद फरमाया? वह बोला, अभी बताता हूँ, बताने के लिए ही बुलाया है। सुनील ने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का मुड़ा तोड़ा पैकेट निकाला और हाकिम के ऐतराज के लिए ठिठका। ऐतराज न होता पाकर उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। पहले, मनोहर सिंह उसे घूरता हुआ बोला, मैंने तुम्हारा नाम और पेशा ही दरफियात किया था, लेकिन तुम्हारा असली परिचय मुझे अब हासिल हुआ है। मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम वो सुनील हो। सुनील ने पूछने की कोशिश न की कि वो पर विशेष जोर देने के पीछे उसका क्या प्रयोजन था। मैं तुमसे चंद सवाल पूछने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम उसके सीधे और सच्चे जवाब बिना टाल मटोल के दोगे। कोई ऐतराज हो तो बताओ। मुझे क्या ऐतराज होगा, आप कुछ भी पूछिए। इस जवाब तलबी के दौरान तुम यहाँ किसी और शख्स की ज़रूरत महसूस करते हो तो मैं ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। मैं बच्चा नहीं, उंगली पकड़कर चलना सीखने की उम्र मेरी बहुत पहले गुजर चुकी है। गुड। मकतूल से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे? कैसे भी ताल्लुकात नहीं थे। वो न मेरा कोई सगे वाला था और न ही मेरा कोई यार दोस्त था। तुम उससे पहले से वाकिफ नहीं थे? सिर्फ वाकिफ था, महज इसलिए क्योंकि एक बार मैंने अपने अखबार के लिए उसका इंटरव्यू लिया था। तुम फैमिली फ्रेंड नहीं? नहीं। मकतूल की भतीजी से तुम्हारी यारी दोस्ती है? इसलिए है क्योंकि वह कभी मेरी हमपेशा, मेरी कुलीग ही थी। मतलब उसने कुछ अरसा ब्लास्ट में मेरे साथ नौकरी की थी। मकतूल के हाउस होल्ड में तुम्हारा आना जाना था? नहीं। सोनी से मिलने तुम कभी यहाँ नहीं आते थे? नहीं। क्यों? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सोनी मेरी फ्रेंड है, माशूका नहीं। मेरे उससे गहरे ताल्लुकात नहीं है कि मैं उसे तलाशता, उसके पीछे पीछे उसके घर ही पहुंच जाता। यानी कि मकतूल के घर आने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ? इत्तेफाक तो आज ही हुआ। वो कैसे? सुनील हिचकिचाया। तुम अभी वादा करके हटे हो। मनोहर सिंह ने चेताया कि तुम मेरे हर सवाल का सीधा सच्चा और फौरन जवाब दोगे। मजबूरन सुनील ने बताया कि वह क्यों फौजदार से मिलने आया था और उसका फौजदार से क्या वार्तालाप हुआ था। जो मनोहर सिंह वो सब सुनता गया, उसके नेत्रों की चमक तीखी होती गई। यह तो अंत में जब सुनील चुप हुआ तो वह बोला, केस का एक नया ही एंगल बता रहे हो तुम मुझे। अब जबकि आपका हुक्म हुआ है, सुनील बोला, कि सब कुछ सीधे और सच्चे तौर पर बताना है, तो मैंने बता दिया। एक मर्डर सस्पेक्ट और बढ़ गया। कत्ल के वक्त सोनी मौका वारदात पर नहीं थी। कौन कहता है? सोनी कहती है। और कौन कहता है? फिलहाल तो सोनी ही कहती है। सो देयर यू आर वेयर आई एम। आई मीन आई विल इन्वेस्टिगेट दिस एंगल फर्दर। क्यों नहीं? ज़रूर। आई विल रेदर डू समथिंग राइट नाउ। क्या? शुक्ला, मनोहर सिंह उच्च स्वर में बोला। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।